गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमन सम, है ना। रिमन सम क्या होता है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स। सो विल स्टार्ट द लेक्चर कि रिमन सम क्या होता है। हमने फंक्शन ले लिया रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, पार्टीशन लिया, rth इंटरवल लिया, डेल आर लेंथ ली। ये सब पुरानी चीज़ है। नई चीज़ क्या है, रिमन सम होता है, हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे अपर सम होता है यू एफ कॉमा पी, है ना। लोअर सम होता है एल एफ कॉमा पी। ऐसे रिमन सम होता है एस एफ कॉमा पी। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बस वहाँ पे देखो, हम लोअर सम में हम स्मॉल एम आर लिखते थे, अपर सम में हम कैपिटल एम आर लिखते थे। और जब रिमन सम आया तो हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्साई आर। और एक्साई आर क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट है rth इंटरवल में से, मतलब किसी भी इंटरवल में से कोई भी पॉइंट है ना। बिकॉज ये भी आर भी तो वेरी कर रहा है ना 1 से लेके n तक। तो दैट मीन्स हमने किसी भी इंटरवल ओवर द इंटरवल a कॉमा बी, इसमें से कोई भी एक पॉइंट पिक किया है एक्साई आर, और उस एक्साई आर के लिए हमारे पास रिमन सम की वैल्यू ये है। एक एक पॉइंट पिक करना है ना हर इंटरवल में से, एक्साई 1, एक्साई 2, एक्साई 3, फिर उनको ऐड करना है, देन यू विल गेट द रिमन सम। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिमन सम। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा कि अ फंक्शन इज रिमन इंटीग्रेबल इफ इट्स लोअर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे रिमन इंटीग्रेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिमन सम। ठीक है, रिमन सम को फाइंड करके हमें कैसे पता लगता है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, ये हमें बताएगी सेकेंड डेफिनेशन। तो व्हाट द सेकेंड डिफाइंड सेज कि मॉड ऑफ रिमन सम माइनस आई, ये रिमन सम है ना। अब तो आप लोगों को पता लगे दिस इज एस ऑफ एफ कॉमा पी। सो रिमन सम माइनस आई less than epsilon, where I is what, integral a to b f dx, means Riemann sum minus Riemann integral less than epsilon with norm of p less than del। ठीक है, एक डिफाइन तो ये हो गई, मतलब हम फंक्शन को तब इंटीग्रेबल बोलेंगे इफ इट्स Riemann sum माइनस आई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आएगा। या फिर देखो इसके तीन डिफाइंस है ना, सेकेंड डेफिनेशन की तीन फॉर्म्स है, नॉट डिफाइन। सेकेंड वन इज इफ आई राइट कि रिमन सम की लिमिट व्हेन द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन अप्रोचेस टू पी एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ डेल आर एंड एक्साई आर। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए डेल आर की चॉइस के या एक्साई आर की चॉइस पे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने डेल आर चेंज कर दिया तो लिमिट चेंज हो गई, या एक्साई आर चेंज कर दिया तो लिमिट चेंज हो गई, ये नहीं होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ डेल आर एंड एक्साई आर, then we say that कि our function f is integrable। Now come to third form। थर्ड फॉर्म में बस क्या किया हम लोगों ने, ये जो नॉर्म p अप्रोचेस टू 0 था, यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली वो यही बात है, सेम चीज़ कि नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 का यही मीनिंग होता है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमारे और ये वाली चीज़ तो सेम आनी चाहिए, मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दिया और ये वाला सेम है, मतलब ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए एंड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ डेल आर एंड एक्साई आर। सो दीज थ्री आर द फॉर्म्स ऑफ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो दैट मीन्स अब आपके पास चार डिफाइंस हो गई हैं किसी भी फंक्शन को रिमन इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए। तीन तो अभी ये पढ़ी, और फोर्थ जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमन इंटीग्रेबल कब होता है फंक्शन, व्हेन आर लोअर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू आर अपर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक थ्योरम। ठीक है, इसके बाद दो थ्योरम्स करनी है बेसिकली, रिमन सम के ऊपर बेस्ड दो ही थ्योरम्स हैं। दो थ्योरम्स आपको क्या बताएंगी, फर्स्ट वाले डिफाइन से हम सेकंड वाले डिफाइन तक आ सकते हैं, पहली थ्योरम ये बताएगी। ठीक है,
और सेकंड थ्योरम ये बताएंगे कि हम सेकंड वाली डिफाइन से पहली वाली थ्योरम तक आ सकते हैं। मींस बेसिकली फर्स्ट और सेकंड थ्योरम, दो थ्योरम्स करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि दीज टू डेफिनेशंस मींस फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जिसमें हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं, एंड द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जिसमें हम बात करते हैं किसकी, रिमन सम की, वो दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, दीज टू डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट नाउ वाया टू थ्योरम्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम इज इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। तो अब बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल गिवन है, मीन्स हमें कौन रिमन इंटीग्रेबल, तो अपर इंटीग्रल इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल आने वाला है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर वो होगा तो हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वी आर गिवन दैट कि आवर फंक्शन इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। सो द इंटीग्रल a to b f dx इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल। यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, इतना तो सब क्लियर है। अब उसके बाद देखो, नाउ आई हैव अप्लाइड डरबॉक्स थ्योरम। ठीक है, ये सिर्फ डरबॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, कोई चेंज नहीं किया, जस्ट डरबॉक्स थ्योरम में आप पीछे से जाके देख सकते हैं जो हमने डरबॉक्स थ्योरम की थी। नाउ सिंस आवर फंक्शन इज इंटीग्रेबल, तो अपर इंटीग्रल हो या लोअर इंटीग्रल हो, हम उसकी जगह पे a to b f dx लिख सकते हैं, सिर्फ वो लिखा। एंड लेट से दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्दर यूज के लिए छोड़ दिया। अब पार्टीशन लिया विद नॉर्म ऑफ पीक लेस देन डेल, एक्स कोई भी पॉइंट लिया, जनरल इंटरवल एक्स आर -1 टू एक्स आर से, तो हमारे पास ये सुप्रीमम है, ये इनफीमम है। मैं लिख नहीं रही हूँ बट आपको मेंशन करना है ना, दिस इज सुप्रीमम एंड दिस इज इनफीमम। तो ये हमारे पास एक्सायर इसी का पॉइंट है, तो अपने सुप्रीमम और इनफीमम के बीच में लाई करेगी फंक्शन की वैल्यू। सो इनके बीच में आएगा, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड समेशन ले लिया, है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दिस बिकम्स लोअर सम एंड दिस बिकम्स अपर सम। ठीक है, तो अब ये जो लोअर सम और अपर सम, इनकी वैल्यूज कहाँ से फाइंड की, इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से। ठीक है, तो इफ आई गो टू फाइंड द लोअर सम है, लोअर सम। ठीक है, पहले लोअर सम फाइंड करता है, तो लोअर सम इक्वल्स टू a to b f dx माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, लोअर सम इससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके प्लेस पे यहाँ पे ये पुट कर दिया, सिर्फ चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं, दैट्स नथिंग। ठीक है, सिर्फ यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ये दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं। अपर सम जो है, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ यहाँ पे ग्रेटर आएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लोअर सम, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स लिखी, देन आर अपर सम इज लेस देन दिस इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। सो ये यहाँ पे लिख दिया अपर इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ओके, सो इज दैट क्लियर टू यू। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली एक टर्म पिक की, एक ये वाली टर्म पिक की, एक ये वाली टर्म पिक की, सिर्फ जो हमें नीडेड है वो पिक किया। ठीक है, ये तीनों टर्म्स को पिक किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया a to b f dx। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस a to b f dx। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से माइनस एप्सिलॉन लेस देन दिस लेस देन एप्सिलॉन। देखो तो इसका क्या मीनिंग हो गया, जब हमें गिवन होता है मॉड x इज लेस देन a, देन व्हाट वी राइट, माइनस a लेस देन x लेस देन a, है ना। सो दिस एम्प्लाइज जब ये होगा तब मॉड x लेस देन a होगा ना। तो सिमिलरली माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस एम्प्लाइज मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज अ रिक्वायरमेंट। ये तो हमें प्रूफ करना था, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि
फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तक आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम नंबर 2, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से हम फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तक आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।